वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ आहड़ सभ्यता। इसकी कुछ झलकियाँ हैं, देखिए और इन्जॉय कीजिए। इसके बाद हम इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। ये थी हमारी आहड़ सभ्यता। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। आहड़ सभ्यता या आहड़ कल्चर या आहड़ सिविलाइजेशन, इसको हम कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। हम उसकी बात करते हैं। पहले आहड़ सभ्यता आयड़ भी कहलाती है, एक ही बात है, आयड़ सभ्यता, ठीक है। आहड़ सभ्यता आहार सभ्यता भी कहलाती है, आहार सभ्यता। आहड़ सभ्यता, आयड़ सभ्यता, आहार सभ्यता, आहार सभ्यता। अब देखो, इसकी कुछ खास बात बताऊं मैं आपको। ये एक ऐसी सभ्यता है जो ताम्रयुगीन थी, ठीक है। साथ ही इस सभ्यता में ताम्रयुगीन के साथ साथ पाषाण जो युगीन है उसके भी अवशेष मिलते हैं, इसलिए इसको हम ताम्रपाषाण सभ्यता भी कहते हैं। ताम्रपाषाण सभ्यता भी कहलाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको हम ताम्रवती भी कहते हैं, ये ताम्रवती भी कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा ये धूलकोट, बनास, ठीक है, ताम्रवती, धूलकोट, बनास सभ्यता भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की अगर हम बात करें कि ये वास्तव में किस नदी के किनारे है, तो ये एक्चुअल में हमारे उदयपुर में एक नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। नदी का नाम है आहड़ या आयड़, ठीक है। आहड़ नदी ये आगे बढ़ती है तो उदयपुर में इस नदी पर एक झील का निर्माण किया गया है। झील को हम कहते हैं उदय सागर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब उदय सागर झील के पश्चात ये नदी कहलाती है बेड़च, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये बेड़च भी कहलाती है। ओके, तो अब इस आयड़ नदी पर या हम कह सकते हैं बेड़च नदी पर इस आहड़ सभ्यता का विकास हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पे? ये उदयपुर में आहड़ जो क्षेत्र है वहां पर इस सभ्यता का, उदयपुर शहर के निकट ही है ये, तो वहां पर इस सभ्यता का विकास, खनन हुआ है और यहीं पर इसका जो संग्रहालय है उसका भी, म्यूजियम जिसको हम बोलते हैं, उसका भी निर्माण किया गया है, ठीक है। तो आहड़ जो म्यूजियम है, तो ये जो आहड़ सभ्यता है, इससे जो अवशेष मिले हैं उनको यहीं पे उदयपुर में आहड़ जो क्षेत्र है वहां पर आहड़ संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता कितनी पुरानी है अगर हम इसको जानें तो ये
1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व की सभ्यता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये ताम्रवती सभ्यता है, ताम्रपाषाण सभ्यता है, तो इससे संबंधित आहड़ सभ्यता से संबंधित कुछ और स्थानों की हमें प्राप्ति हुई है। अगर हम उनकी बात करते हैं तो एक स्थान है गिलुंड, ये राजसमंद में है। ठीक है, इससे संबंधित एक और स्थान है बालाथल। बालाथल, ठीक है, ये उदयपुर में है, वल्लभनगर क्षेत्र में। इससे संबंधित एक और हमें स्थान मिलता है जिसको हम बोलते हैं ओझियाणा। ओझियाणा, ठीक है, ये ओझियाणा क्षेत्र है, यहाँ पे भी ये मिलता है। इसके अलावा एक और है यहाँ पे पचमता। पचमता, ठीक है, पचमता जो क्षेत्र है ये भी हमारे राजसमंद में है, राजसमंद में। और गिलुंड है, बालाथल है, ओझियाणा है, पचमता जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमें कुछ इससे संबंधित आहड़ सभ्यता से संबंधित ही अवशेषों की प्राप्ति होती है। अब इसके उत्खनन की शुरुआत करते हैं कि भाई उत्खनन किसने किया। तो फर्स्ट अगर उत्खनन की हम बात करते हैं, उत्खनन, तो पहली बार जो उत्खनन हुआ वो 1953 में, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था 1953 में प्रथम उत्खनन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद के उत्खनन की बात करते हैं तो 1956 में आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल ने इस सभ्यता का बड़े पैमाने पर उत्खनन किया था। इसके पश्चात 61 से 62 के काल में, 1961 से 62 के काल में, 1961 से 62 के काल में दो व्यक्ति हैं जिनमें वीएन मिश्र, वीएन मिश्रा और एचडी सांकलिया, एचडी सांकलिया, ठीक है, ये व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सभ्यता का उत्खनन किया था। तो अक्षय कीर्ति व्यास हो जाते हैं, आरसी अग्रवाल हो जाते हैं 1961-62 में, वीएन मिश्रा और एचडी सांकलिया हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गए बात उत्खनन की। ओके, तो सिंपल सी बात थी। इसको ताम्रपाषाण सभ्यता भी हम कहते हैं, ताम्रवती है, धूलकोट है, बनास संस्कृति भी से कहते हैं, गिलुंड राजसमंद है, बालाथल है, ओझियाणा है, पचमता है। ये वे कुछ स्थान हैं जहां से हमें इस आहड़ सभ्यता से संबंधित कुछ स्थानों की प्राप्ति होती है। ठीक है, आहड़ सभ्यता से संबंधित कुछ विशेष यहाँ पे जो वस्तुएं उनकी प्राप्ति होती है, तो उन्हीं इनको आहड़ सभ्यता से ही संबंधित किया जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता में एक्चुअल में मिलता क्या है, आहड़ सभ्यता में है क्या, उससे संबंधित जो चीजें हैं हम उनकी बात करते हैं। आहड़ सभ्यता का जो पैटर्न है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि सेटलमेंट क्या था उनका, किस तरह से वो सेटल किए गई थी, बस्तियां प्रारूप क्या था, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आघाटपुर के नाम से जानने जाने वाली ये जो सभ्यता है, आघाटपुर के नाम से, इस सभ्यता की खास बात ये है कि इस सभ्यता के 8 बार उजड़ने, इस सभ्यता के 8 बार उजड़ने और 8 बार फिर से बसने, या हम कहते हैं पुनः स्थापित होने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 8 बार ही उजड़ती है, 8 बार ही ये पुनः बसती है, इस प्रकार की ये सभ्यता है आघाटपुर या आहड़ सभ्यता। अब इसके कुछ स्तर हैं, मतलब 8 बार, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तो कुछ स्तर है जिनके विशेष प्रमाण मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्थल है जहां से आघाटपुर सभ्यता या आहड़ सभ्यता के अवशेष मिले हैं, आहड़ के अवशेष। ठीक है, इसके जो पहला स्तर है, इस पहला स्तर में पत्थर कह सकते हैं या पाषाण कह सकते हैं, पाषाण से स्फटिक निर्माण
हथियार व अन्य उपकरण, वस्तुएं आदि निर्माण के अवशेष, ये इसके पहले चरण से मिलते हैं हमें। ठीक है भाई, पत्थर या पाषाण से स्फटिक निर्माण, हथियार व अन्य उपकरण, वस्तुएं आदि निर्माण के अवशेष मिलते हैं इसके प्रथम चरण से। जो सबसे महत्वपूर्ण है हम उनकी बात करने वाले हैं। इसके अलावा ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के दूसरे चरण में हमें ताम्र, कांस्य, ठीक है, और यहां तक कि लोह से संबंधित हथियार, उपकरण वगैरह के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ताम्र, कांस्य, लोह से संबंधित जो अवशेष हैं उनकी हमें प्राप्त हुई है। तीसरा जो अन्य महत्वपूर्ण स्तर है, यहां पे भी हमें तांबा या ताम्र कह सकते, एक ही बात है, तांबा से संबंधित साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, अन्य जो चौथा स्तर है वहां पे हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है। कुल्हाड़ी ये काफी प्रसिद्ध स्तर है इसके, और ये प्रथम हो गया, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये काफी हमें इस स्तर से संबंधित हमें जानकारियों की प्राप्ति होती है। अब एक खास बात है इस सभ्यता से संबंधित में, यहाँ पे ताम्र, कांस्य, लोह से संबंधित कुछ उपकरणों के अवशेष मिलते हैं। बर्तन किसके मिलते हैं? तो बर्तन हमें यहाँ मिलते हैं लाल, काले, मृद भांड यानी कि मृण भांड, मिट्टी के बर्तन, लाल काले मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, इसलिए इसको लाल काले जो मृद भांड है उनकी सभ्यता भी कहते हैं। लाल काले मृद भांड की सभ्यता भी से के नाम से भी ये अपनी जो आहड़ सभ्यता है ये जानी जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं इस सभ्यता के जो स्तर हैं उनके बाद इसकी और क्या विशेषता है कि हाँ कि ये सभ्यता किसके लिए और ज्यादा फेमस है। अपनी जो आहड़ सभ्यता है उस सभ्यता के हम सेटलमेंट की बात कर रहे थे, तो ये आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस ग्रामीण संस्कृति की हम अगर विशेष आवास प्रतिरूप की हम बात करते हैं, आवास किस प्रकार के बनते थे, फिर उनका व्यवसाय क्या था, उसकी हम बात करते हैं। तो आवास, इस सभ्यता में जो व्यक्तियों के परिवारों के जो आवास होते थे वो सामान्यतः इस रूप में निर्मित होते थे। ये जो आवास हैं आयताकार यानी कि रेक्टेंगल, चौकोर, स्क्वायर या वृत्ताकार हुआ करते थे। वृत्ताकार आवास हुआ करते थे। अब इन दीवारों को बनाने के लिए इन्होंने यूज की कच्ची मिट्टी, ये आपको ध्यान रखना है ना, यहाँ पे कच्ची मिट्टी के अवशेष मिलते हैं, कच्ची मिट्टी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिलुंड सभ्यता में पक्की जो ईंट है उसका साक्ष्य मिलता है, यहाँ पे कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये हमारी दीवार हो जाती है जो कि किससे बनी है, सिर्फ कच्ची ईंटों से बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कच्ची ईंटों की ये दीवार है। अब इस कच्ची ईंटों की दीवार को कवर करने के लिए यानी छत डालने के लिए वो यूज करते थे बल्लियों का और बांस का, बल्ली और बांस का यूज करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बल्ली और बांस पर छत को कवर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी, बल्ली जैसे ये बल्लियां डाल दी, बांस डाल दी, तो उसके बाद छत को ढकने के लिए ये घास फूस, तिनका, मिट्टी का प्रयोग करते थे। विशेष जो ये मिट्टी यूज करते थे उनमें वही है लाल पीली काली मिट्टी इन्हें उपलब्ध थी, और इसी वजह से यहाँ पे जो बर्तन भी बनते थे वो लाल और काले ही मिले हैं, लाल और काले मिट्टी के बर्तन यहाँ पे मिले हैं। इस प्रकार के ये आवास हुआ करते थे। इन आवासों की शेप हुआ करती थी आयताकार या चौकोर या गोल, इस प्रकार के आवास मिलते थे। आवासों के निर्माण में उपयोग करते थे कच्ची ईंट,
छत डालने के लिए बल्लियों के रूप में ये बांस, घास फूस, तिनका, बल्लियां आदि का उपयोग करते थे। ओके, अब इनके जो आवास थे वो लॉन्ग हाउस के रूप में भी थे, मतलब लंबे आवास थे, लॉन्ग हाउस इनको हम कह सकते हैं, लॉन्ग हाउस। अमेरिका में भी कुछ जनजातियां हैं वो लॉन्ग हाउस का निर्माण करती हैं आज भी, तो इनके जो आवास थे वो भी एक लॉन्ग हाउस का ही प्रतिरूप थे। कहने का अर्थ ये है कि इनके एक ही आवास में कई सेपरेशन किए हुए होते थे, कई पार्टीशन किए हुए होते थे। जैसे मान लीजिए अगर हम एक ढांचा बनाते हैं कि ये एक आवास है, एक ही आवास है बाहर से पूरा, लेकिन अंदर अलग अलग हैं, अलग अलग पार्टीशन किए हुए हैं, अलग अलग पार्टीशन है, अलग अलग बेडरूम है। इससे यहाँ पे सामूहिक परिवार, सामूहिक परिवार या हम कहते हैं संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार मान्यता को देखने को मिलता है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार रहे हैं। इसका एक साक्ष्य और मिलता है कि एक ही मकान में करीब 4 से 6 चूल्हे, एक मकान में 4 से 6 चूल्हों के अवशेष मिलते, 4-6 चूल्हों के अवशेष मिलते हैं। एक मकान में तो 6 तक चूल्हे मिले, 6 चूल्हे मिले हैं एक मकान में तो, ठीक है। इनमें से एक जो बड़ा चूल्हा है उस पर हाथ की छाप भी निर्मित मिली है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक चूल्हे पर हाथ की छाप, एक बड़ा सा मकान है, बड़े से मकान में 6 चूल्हे हैं, अलग अलग पार्टीशन किया हुआ है, उनमें से एक चूल्हे पर हाथ की छाप बनी है, हाथ की छाप निर्मित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये क्या है, पार्टीशन किया हुआ है, 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, और पार्टीशन करने के लिए ये ईंटों की दीवारों के स्थान पर बांस की दीवारों पर मिट्टी की लिपाई करके निर्मित करते थे। भाई बांस खड़ा कर दिया इधर, ठीक है, और उसके बांस के बाद यहाँ पे वो क्या कर देते, मिट्टी की लिपाई करके पार्टीशन बना दिया करते थे। तो इस प्रकार उनके आवास हुआ करते थे। उनके आवासों को देखकर लगता है कि वो संयुक्त परिवार प्रथा को मानते थे, या सामूहिक रहते थे, या सामूहिक भोज का आयोजन करते थे, यानी सामूहिक भोज का आयोजन भी मिलता है, सामूहिक भोज का आयोजन, ये भी इनके इस सभ्यता की एक खास पहचान रही है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं इन बस्तियों के लिए, तो गंदे पानी के निकास के लिए भी ये शोषक पात्रों का उपयोग ही करते थे, शोषक पात्रों का उपयोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, शोषक पात्रों का उपयोग। ये तो हो जाता है इनका आवास प्रतिरूप के भाई किस प्रकार से आवास बने थे, क्या आवासों की विशेषता थी, इनके बारे में। अभी हम जान लेते हैं कि यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, फिर हम जानेंगे यहाँ का व्यापारिक जीवन या आर्थिक जीवन कह सकते हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं इनका धार्मिक जीवन। बात करते हैं आहड़ सभ्यता में धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के लिए अगर हम बात करते हैं तो धार्मिक जीवन में एक तो यहाँ पे मिली है मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी की मिट्टी की प्रतिमा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पे हमें मिली है एक बैल की प्रतिमा, या हम कह सकते हैं वृषभ या बैल की प्रतिमा, बैल की प्रतिमा, ठीक है। ये जो बैल है ये टेराकोटा से संबंधित है, टेराकोटा। अब टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा होता है मिट्टी को सेक कर बनाई जाने वाली जो आकृतियां होती हैं, कलाएं, आकृतियां होती हैं, ये जो भी हैं मिट्टी से, जैसे अलवर की कागजी टेराकोटा वगैरह, ये काफी फेमस है। हम राजस्थान कल्चर में या लघु उद्योगों में इनकी बात करेंगे। तो वृषभ बैल की प्रतिमा लिखना था, सॉरी, प्रतिमा जो टेराकोटा से रिलेटेड है, बैल की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। तो बैल की प्रतिमा को जो विद्वान है वो बनासियल बैल भी कहते हैं, बनासियल बुल की संज्ञा दी जाती है, इस बैल को बनासियल बुल की संज्ञा देते हैं। वृषभ बैल की प्रतिमा है, टेराकोटा से संबंधित है, बनासियल बुल की संज्ञा दी जाती है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ शव दफनाने की क्या प्रक्रिया हुआ करती थी, तो शव दफनाने के लिए वो सेम सा था कि इस प्रकार के शव गृह हुआ करते थे, और इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर शव दफनाए जाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर में इनका सिर हुआ करता था,
सिर उत्तर दिशा में और पांव हुआ करते थे दक्षिण दिशा में, और साथ ही शव के साथ बर्तन वगैरह आभूषण वगैरह रखे जाते थे। बर्तन एवं आभूषण रखे जाते थे शव के साथ, क्योंकि ये सामूहिक परिवारों में रहते थे। तो यहाँ पर सामूहिक कब्रें जो हैं उनके भी अवशेष मिले हैं कि एक साथ कई शवों को एक साथ मतलब एक ही कब्र में कई सामूहिक कब्रगाह मिले हैं। तो मातृ देवी की मिट्टी की प्रतिमा, वृषभ बैल की प्रतिमा जो टेराकोटा से संबंधित है, इस बैल को बनासियल बुल कहा जाता है। शव दफनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें सिर रखा जाता था उत्तर दिशा में, पांव रखे जाते थे दक्षिण दिशा में, और शव के साथ बर्तन व आभूषण भी दफनाए जाते थे साथ ही में। ओके, अब यहाँ के धार्मिक जीवन के बाद हम बात करते हैं यहाँ का व्यापारिक जीवन कैसा था, क्या कार्य, आर्थिक कार्य क्या थे इनके। तो आर्थिक कार्यों के लिए हम विशेष अगर बात करें, आर्थिक कार्यों में ये दो तरह के कार्य किया करते थे, दो तरह के कार्य। एक तो ये कृषि करते थे, कृषि में विशेषकर गेहूं, जौ और चावल, गेहूं जौ चावल ये बोया करते थे। अब इनके भंडारण के लिए ये क्या रखते थे, भंडारण के लिए मिट्टी से बने बड़े बर्तन, मिट्टी के बड़े बर्तन, भांड भी इनको बोला जाता है, मिट्टी के बड़े भांड। इन मिट्टी के बड़े भांडों को गोरे या कोठे कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। एक आर्थिक कार्यों में हो गया कृषि, दूसरा जो आर्थिक कार्य होता था वो था ताम्र खनन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ के जो निवासी थे कृषि करते थे और साथ ही में तांबा का खनन भी करते थे। आर्थिक कार्यों में ही अगर इन जोड़ दें व्यापारिक चीजें भी, व्यापारिक गतिविधियां अगर हम जोड़ देते हैं तो ऐसा है कि इनके संबंध जो व्यापारिक संबंध थे वो विदेशी संस्कृतियों तक रहे हैं इनके व्यापारिक संबंध। हड़प्पा से इनके संबंध रहे हैं व्यापारिक। अब विदेशी संस्कृतियों से संबंध का क्या प्रमाण है हमारे पास, तो यहाँ पे यूनानी मुद्राएं और मोहरें प्राप्त हुई हैं, यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करती हैं कि इस सभ्यता का संबंध व्यापारिक रूप से इन विदेशी संस्कृतियों से रहा था। तो यूनानी मुद्राएं इनकी संख्या जो है वो 6 हैं, और मिली हैं हमें यूनानी मुहरें भी मिली हैं, यूनानी मुहरों की भी प्राप्ति हुई है। जो 6 मुद्राएं हैं उन 6 मुद्राओं में से एक पर त्रिशूल खुदा है, एक पर त्रिशूल खुदा है। ठीक है, इनमें से एक या दूसरी, इनमें से अन्य पर एक पर बना है अपोलो देवता है ग्रीस के, यूनान के। ठीक है, अपोलो मिलता है। इसके अलावा अन्य पर यूनानी भाषा में कुछ अंकित है, 3 मोहरें जो प्राप्त हुई हैं। ठीक है, उन मोहरों की अगर हम बात करते हैं तो उन मोहरों पर भी कुछ लिखा हुआ है। 3 मोहरें हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली जो मोहर है उस पे मिला है विहि तब विस। दूसरी जो मोहर है उस पर लिखा मिला है पलितसा। और तीसरी जो मोहर है उस पर लिखा मिला है तातिया तॉमसन। ठीक है, ये हमें कुछ मिला है। मुद्राएं हैं, मुद्राओं पे एक पे त्रिशूल है, एक पे अपोलो बना हुआ है, अन्य पे यूनानी भाषा में कुछ अंकित है। मोहरें मिली हैं, पहली मोहर पे विहि तब विस लिखा है, दूसरी पे पलितसा है और तीसरी पे तातिया तॉमसन लिखा है। ये सभी की सभी मुद्राएं और मोहरें हैं वो यूनानी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इनका व्यापारिक जीवन हो जाता है। हमने इनके आर्थिक जीवन की भी बात कर ली, व्यापारिक जीवन की बात कर ली, इसके अलावा इनके धार्मिक जीवन की भी हमने बात कर ली है। ओके,
अब अगर अन्य की हम बात करें तो यहाँ पे विशेष जो हमें उपकरण मिलते हैं या जो आभूषण मिलते हैं उनमें तांबे की चूड़ियां हैं, तांबे के हथियार हैं, साथ ही मृड भांड मिले हैं। मृण भांड कह सकते हैं एक्चुअल में, जो मिट्टी के बर्तन हैं यहाँ पे वो लाल और काले कलर में मिले हैं। बच्चों के खिलौने, ढेर सारे बच्चों के खिलौने मिले हैं, मिट्टी से निर्मित खिलौने बने हैं। तो ये जो सभ्यताएं हैं, ये सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित है, या एक्चुअल में इसको हम ताम्र पाषाण काल की सभ्यता कहते हैं, जहाँ पे तांबा और पाषाण काल दोनों से संबंधित कुछ अवशेष मिले। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भारत के भौतिक प्रदेशों पर। वीडियोस लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू एंड